से बात करें और आप जो आंकड़ा दे रहे हैं मुझे नहीं पता वो कौन सा आंकड़ा है, क्योंकि ये जो आंकड़ा नहीं यूपी के वोटों का ही मैं आपको आंकड़ा दिखा रही हूँ, आप भी देख लीजिए जरा टेलीविजन स्क्रीन। और यूपी के जो वोटों का आंकड़ा है वो एनडीए का वोट शेयर इंडिया गठबंधन के वोट शेयर से ज्यादा है, 43.71%। 2 लाख पहले दिन से 2 लाख वोटों का अंतर है यहाँ पे। ठीक है, अभय जी आइए। देखिए रोमाना जी, मणिपुर से लेकर महाराष्ट्र तक उधार के सिंदूर से सत्ता की सुहागन बनी भारतीय जनता पार्टी सहयोगियों पर क्या निशाना साधेगी? ये तो दोष तो खुद का है इनका। सर कहां से डायलॉग लेकर आते हैं, उधार के सिंदूर से सुहागन बनी भारतीय जनता पार्टी। उसी पे जीवन बीत रहा है 5 साल। मतलब एकदम बड़ी से बड़ी ब्लॉकबस्टर साजिश की स्क्रिप्ट लिखवा दीजिए आप। उसके स्क्रिप्ट राइटर भी शर्मा जाए। सॉरी सर, मतलब मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाई आपके डायलॉग पर। जी प्लीज आइए। गंभीर बात सुनिए। जी आइए। 27 में भारतीय जनता पार्टी यूपी में साफ हो जाएगी और 29 में हाफ हो जाएगी देश से, और सरकार पूरी चलेगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की लिख कर रखिए, बीएसपी और बीजेपी का भविष्य एक जैसा है। उत्तर प्रदेश में अब आने वाले समय में वही हश्र होगा जो बीएसपी का हुआ है, वही भारतीय जनता पार्टी का हश्र देश की जनता करने वाली है। अब न उत्तर प्रदेश में इनका कोई अवसर देने वाला है, न देश की राजनीति में। 10 साल तक देख लिया लोगों ने। इनका अहंकार और दंभ रावण का नहीं रहा तो इनका क्या रहेगा? अरुण जी, वैसे ये बात तो सर आप लोगों के नेता भी कह रहे थे, है ना, जितने छोटे दल है निषाद पार्टी, आप लोग की ये अहंकार बीजेपी वालों का ये कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा गया गठबंधन को। तो अहंकार की बात तो आप लोग भी कह रहे थे। अहंकार की बातें तो कांग्रेस पार्टी ने कहा, कौन अखिलेश कांग्रेस पार्टी में जमानत जब्त हो गई मध्य प्रदेश में। कहाँ है मध्य प्रदेश? क्यों हार गए मध्य प्रदेश? पूछे कांग्रेस पार्टी बताए कि हम मध्य प्रदेश में हमारा सुपड़ा साफ। अब आपको यूपी पर बात करने के लिए बुलाया गया, आप मध्य प्रदेश पर जा रहे हैं। आइए उत्तर प्रदेश। भारतीय समाज पार्टी का एक वोट, आप जितने सीटों पर पूर्वांचल के सीटों पर एक वोट एनडीए के प्रत्याशी को गया है। नहीं, अनुराग भदौरिया तो कह रहे हैं आप लोगों के वोटों की कोई ताकत ही नहीं। वो तो कह रहे हैं आप लोग जीत भी पाए तो समाजवादी पार्टी के वोट से। अनुराग भदौरिया माना जी की समाजवादी पार्टी बात से बौखलाई है कि अब 2027 का सहारा उनका कौन बनेगा? कौन बनेगा सहारा? ठीक है, जल्दी से आइए अनुराग भदौरिया। अब कोई रास्ता नहीं बचा 2027 में जीत का। मतलब वो जो काठ की हांडी है वो बार बार तो चढ़ नहीं सकती है सर। देखिए 227 में तो मुझे नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती भी दिखाई पड़ेगी। जनता के नजरों से ऐसी भारतीय जनता पार्टी उतरी है, उनके सहयोगी दल, कि उनके आपस में तू में होने लगी है। भाई बीजेपी के सहयोगी दल उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं? ये राजभर जी ने क्या बोला, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। जनता के साथ जो अन्याय चलिए सही है सर, अब किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। जितने बयान है वो सब पब्लिक डोमेन में है और जनता खुद समझदार है। बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इस चर्चा में हमारे साथ शिरकत करने के लिए। तो कुल मिलाकर 24 में हो गया चमत्कार, 27 में किसका होगा यूपी में बेड़ा पार, इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे थे। बस छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं, रहिए हमारे साथ। थोड़ा आगे के लिए भी बचा कर रखिए। दोनों वरिष्ठ पत्रकारों का रुख करते हैं। मैं हर्षवर्धन त्रिपाठी जी पहले आपके पास आ रही हूँ। यहाँ पर जो समाजवादी पार्टी की तरफ से गिनाया जा रहा है साहब, किसानों का नाम लिया जा रहा है, महिलाओं का नाम लिया जा रहा है, युवाओं का नाम लिया जा रहा है, कोरोना वाला दौर वो याद करा रहे हैं, कोरोना पीड़ितों का वो जिक्र कर रहे हैं, यहाँ पर उस दौर के दर्द का वो जिक्र कर रहे हैं। ये मामला सर महिला, युवा, किसान वहां तक पहुंचने की जरूरत है, या सीधे वो जातिगत गणित और वो 400 पार वाला नारा जिसमें संविधान बदलने का डर, यही इस मामले की जड़ में है? हर्षवर्धन जी। देखिए रोमाना जी, आपने सवाल में ही जवाब दे दिया है, लेकिन इसके आगे की एक बात है जिसको बार बार आप कह रहे हैं कि डबल इंजन होते हुए भी ये क्यों हो गया। तो कई बार होता है कि डबल इंजन में अगर इंजन काम करना बंद कर दे या इंजन जानबूझकर बंद हो जाए, भारतीय जनता पार्टी को यह स्वीकार करना पड़ेगा। देखिए अखिलेश यादव ने बहुत शानदार काम किया, बहुत बढ़िया कास्ट कॉम्बिनेशन किया, लेकिन ये सब क्यों हो पाया? ये इसी वजह से हो पाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जिस चीज के लिए जानी जाती थी 2014 और 19 में जो शानदार काम किया था, वो 2024 आते आते थोड़ा नहीं कर पाई। और ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में सब कुछ चुनाव भर ठीक नहीं चल रहा था। बहुत से, अब इसको स्वीकार करने में अगर अभी भी नहीं भारतीय जनता पार्टी स्वीकार करेगी तो निश्चित तौर पर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं दिखेगी। और कई ऐसी सीटें हैं जहां बहुत साफ साफ दिखता है कि जिस तरह की नाराजगी, जिस तरह की प्रत्याशी चयन, जिस तरह से एक दूसरे के खिलाफ लोग काम करते रहे, उसको भाजपा नहीं समझ पाई।
जातिगत समीकरण क्या भाजपा ने नहीं साधे? खूब जमकर साधे। बताइए ना कौन सी सीट बदल दी इन्होंने। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी वो साहस नहीं दिखा पाई। अब लल्लू सिंह को बदलना था, चलिए ऐसे उदाहरण कुछ आप डाल सकते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर यह चुनाव जो भाजपा को उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई, और उसके पीछे जिस डबल इंजन की ताकत की बात होनी थी वो उत्तर प्रदेश में नहीं दिखी। ये उत्तर प्रदेश में सोचने वाली बात। सर, ये आप जिस दिशा में अब इस चर्चा को लेकर गए, इसी पर मैं आशुतोष जी को लेकर आना चाहूंगी। आशुतोष जी, मतलब जिस बात का जिक्र अभी हर्षवर्धन जी कर रहे थे, कुछ दिक्कत आ गई है शायद आशुतोष जी का जी आशुतोष जी, मेरी आवाज मिल रही है ना सर आपको? हाँ बिल्कुल साहब। जी आशुतोष जी, जिस बात का जिक्र अभी हर्षवर्धन जी कर रहे थे कि साहब डबल इंजन की सरकार, लेकिन अगर एक इंजन जानबूझकर काम करना बंद कर जाए तो मतलब क्या ये बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में भीतरघात वाला खेला हो गया क्या सर? नहीं, मैं किसी तरीके के कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पे कभी यकीन नहीं करता, इसलिए मैं ये नहीं मानूंगा कि कहीं अंदर कोई भीतरघात, क्योंकि मेरे पास जब तक कोई जानकारी नहीं होगी। लेकिन मैं एक बात बड़ी मजबूती के साथ कहता हूं, वो ये कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की तैयारी किसी भी तरीके से कमजोर नहीं थी। अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान जिस तरीके से सुभाष पास को अपने साथ लिया, निषाद पार्टी को अपने साथ लिया, आरएलडी को अपने साथ लिया, यानी तमाम जातिगत समीकरणों को अपने साथ लाने की पूरी कोशिश की। दूसरी बात, 22 जनवरी को भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद आपने देखा किस तरीके से सूर्य की रोशनी को उन तक लाने की कोशिश की गई। अब ये जो अगर इस माहौल के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत रही है तो उसके कुछ तो महत्वपूर्ण कारण होंगे, और कहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती है आप अयोध्या देख लीजिए। अयोध्या में भले ही आप किसी व्यक्ति विशेष को जिम्मेदार ठहराइए, लेकिन जहां भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, अगर वहां भारतीय जनता पार्टी हार रही है और किस नारे के साथ हार रही है आप देखिए, वो नारा क्या लगा था वहां पे, ना मथुरा ना काशी, अब की बार अवधेश पासी। ये नारा समाजवादी पार्टी की तरफ से दलित उम्मीदवार ने मजबूती के साथ लगाया और लोगों ने उनके नारे को स्वीकार किया। दूसरी जगह अमेठी में क्या कहा गया कि नेहरू खानदान के तो चपरासी को खड़ा कर दिया गया। उस चपरासी ने एक कैबिनेट मिनिस्टर को दिन में तारे दिखा दिए, वो कहां है किसी को मालूम नहीं। जिस एरोगेंस का परिचय उन्होंने दिया था उनको सजा मिली। तीसरा, काशी में अगर नरेंद्र मोदी जी नहीं होते तो वो सीट पक्की हारते। वो प्रधानमंत्री जी खुद घंटों पीछे रहे और 1,52,000 वोटों से जीते हुए वहां पे 10 लाख की बात की जा रही थी, और वहां पे आधी कैबिनेट बैठ गई थी। अमित शाह 3 दिन पहले से बैठे हुए थे, यानी इनको अंदाजा था। अब इन सब चीजों को अगर एक साथ आप जोड़िए, इसका मतलब यह है कि पूरी तैयारी बीजेपी की थी, तैयारी में कोई कमी नहीं थी। जहां योगी आदित्यनाथ जैसे हिंदू हृदय सम्राट हो, जहां नरेंद्र मोदी जैसे हिंदू हृदय सम्राट हो, जहां अमित शाह जैसा चाणक्य हो, और उसके बाद आप हार जाए, तो हार का एकमात्र कारण यह है कि नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में कमी आई है वहां पे। और CSDS का सर्वे इस बात को स्थापित करता है कि प्रधानमंत्री के तौर पर उत्तर प्रदेश के अंदर 32% लोग मोदी को देखना चाहते हैं और 36% लोग राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। ठीक है सर। अब ये सर्वे है, मैं सर्वे पे कमेंट नहीं करता हूं, लेकिन कुछ तो बुनियादी कारण थे कि जातिगत समीकरण आपने बिठाया, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की, उसके बावजूद आप बुरी तरीके से